नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं आपके फिफ्थ लेसन के बारे में। फिफ्थ लेसन के दो पार्ट हैं। पहला है उसमें हाउ योगा हील्स। तो आज हम हाउ योगा हील्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर आपको 20 से लेकर 30 शब्दों में देना होता है। तो उनमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फॉर वॉट डिजीजेज, कौन सी बीमारियों के लिए कैन योगा, योग बी ए थेरेपी, एक क्या हो सकता है, एक उपचारात्मक चिकित्सा बन सकती है। किन किन बीमारियों के लिए योग एक चिकित्सा है, या किस किन बीमारियों की हम योग से चिकित्सा कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं। योगा कैन बी ए थेरेपी, योग एक चिकित्सा पद्धति हो सकती है फॉर द डिजीजेज, ऐसी बीमारियों के लिए जिनका नाम है, ये बीमारियों का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कैंसर, जिसमें कैंसर है। इनफर्टिलिटी, बांझपन है। लंग डिजीजेज, जिन्हें आप फेफड़े की बीमारी कहते हैं। और मल्टीपल स्लेरियोसिस, और साथ में वो शरीर व्यापी स्नायु जो दुर्बलता है, स्नायु तंत्र की जो आप कहते हैं, वो जो दुर्बलता है वो। पार्किंसंस डिजीज, अंगों का कमजोर होकर जाना या फिर उन पर नियंत्रण खत्म हो जाना। इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद नहीं आना। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो जाना। एंड जॉइंट पेन, और क्या हो जाना, अपने आप में अंगों में क्या हो जाना, दर्द होने लग जाना जहां उनके जोड़ होते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां थी। कैंसर, कैंसर आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनफर्टिलिटी, बांझपन, निसंतानता जिसे कहते हैं, संतान नहीं होना। लंग डिजीज, फेफड़े की बीमारी। मल्टीपल स्लेरोसिस का मतलब क्या है, शरीर व्यापी स्नायु दुर्बलता। पार्किंसन डिजीज का मतलब, पार्किंसन रोग वो होते हैं जिनमें शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और अंग कमजोर हो जाते हैं। इंसोम्निया, अनिद्रा को कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं उच्च रक्तचाप को। और साथ में जोड़ों का दर्द का तात्पर्य है जॉइंट पेन। ये कुछ बीमारियां हैं जिनको योग के अभ्यास से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डिजीजेज, कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के कारण होती हैं। कौन सी बीमारियां तनाव से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो तनाव से होती हैं, देखते हैं। डिजीजेज कॉज्ड बाय स्ट्रेस, ऐसी बीमारियां जो कि तनाव से होती हैं। आर, उनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऐसी बीमारी जो आपके हृदय और रक्तचाप से क्या होती है, संबंधित होती है। हृदय किस प्रकार से धड़कता है उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाए, और रक्त का संचार आगे कैसे बढ़ता है उसमें बीमारी हो जाए, ये स्ट्रेस से संबंधित है। डिप्रेशन को तनाव कहते हैं, दबाव कहते हैं, अवसाद कहते हैं, ये भी। एंग्जाइटी, चिंता। सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, कुछ प्रकार के जो मधुमेह के जो रोग हैं, बीमारी हैं, वो भी। इनडाइजेशन, साथ में पाचन संबंधी अपचन की जो व्यवस्था है। एंड लो ब्लड फ्लो, और जिसे धीमा रक्त संचार आप कहते हैं, ये सारी बीमारियां किससे संबंधित हैं, स्ट्रेस से। तो आपको फिर बता रहा हूं, याद रखें आप, स्ट्रेस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपके हृदय और रक्त से संचार से संबंधित बीमारी। डिप्रेशन, जिसे आप अवसाद कहते हैं, यह भी अपने आप में बीमारी है। एंग्जाइटी, जिसे आप चिंता कहते हैं, यह है। सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, कुछ प्रकार के मधुमेह जिस रोग को कहते हैं आप, ये भी इस स्ट्रेस से संबंधित है। इनडाइजेशन, और साथ में अपच की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, भोजन का नहीं पचना, ये भी एक बीमारी है, स्ट्रेस से संबंधित। एंड लो ब्लड फ्लो, और जिसे ब्लड प्रेशर में आप कमी कहते हैं, लो बीपी जिसे आप कहते हैं, यह भी क्या है, किससे संबंधित है, स्ट्रेस से। तो ये कुछ बीमारियां हैं ऊपर वाली आपके योग से जिन्हें आप सही कर सकते थे, वो थी। और ये है क्या, स्ट्रेस से जो क्या है, संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स या सिस्टम, जब क्या होता है, संघर्ष या पलायन प्रणाली क्या होती है, हमारे शरीर में लागू होती है। तो जब हमारे शरीर में संघर्ष या पलायन प्रणाली में हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है, या हमारा शरीर कैसे क्रिया करता है। देखो, फाइट का मतलब है संघर्ष करना, और फ्लाइट का मतलब है छोड़कर, हार मानकर भाग जाना। तो देखते हैं शरीर में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, जब हम प्रतिक्रिया अपनाते हैं लड़ने की या फिर भाग जाने की, द रिएक्शन, ये जो प्रतिक्रिया है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, इज पॉजिटिव, वो क्या होती है, सकारात्मक। इन शॉर्ट टर्म, जब वो कितने समय तक हो, कम समय तक। यदि ये प्रणाली, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया संक्षिप्त अवधि में तो कैसी रहती है, सकारात्मक होती है, हमारे शरीर को क्या करती है, फायदा पहुंचाती है। बट नेगेटिव इन लॉन्ग टर्म, लेकिन यदि ये दीर्घ अवधि के लिए रहे ना, तो हमारे शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, नकारात्मक
रहती है। तो थोड़े समय के लिए ये फाइट और फ्लाइट का सिस्टम रहे तो ठीक है, लेकिन यदि ज़्यादा समय तक रहेगा ना तो हमारे शरीर को क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। फॉर्मर प्रिपेयर्स फॉर द थ्रेट, क्योंकि कुछ समय के लिए यदि आपके शरीर में फाइट और फ्लाइट की जो प्रतिक्रिया रहेगी वो आपके शरीर को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, तैयार करती है फॉर द थ्रेट, किसके लिए, उस चुनौती के लिए, चुनौती के लिए सामना करने के लिए आपको तैयार करती है वो। जबकि लेटर प्लेसेस एक्सेस, जबकि दूसरी प्रतिक्रिया है अधिक लंबे समय तक रहने की, एक्सेस वियर एंड टियर, वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा क्या करती है, टूट फूट पैदा करती है। तो कुछ समय के लिए यदि आपके फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स रहेगा तो वो तो आपको उस चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार करेगा, लेकिन ये फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स यदि आपके शरीर में ज़्यादा समय तक रहेगा तो इससे आपके शरीर में वियर एंड टियर हो सकता है, वो भी कैसा, एक्सेस, बहुत ज़्यादा, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कितना होना चाहिए, कितने समय तक, कम समय तक ही रहना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए तब तो लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, जो तनाव है ना उनके मुख्य खतरे बताओ। अब तनाव से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें महसूस हो सकती है, उनके बारे में बात करनी है। द मेन हैजार्ड ऑफ स्ट्रेस, तनाव का जो मुख्य खतरा है, आर इंस्टेंटेनियस सर्ज, वो अचानक होने वाली वृद्धि है इन हार्ट रेट, आपके हृदय गति में, आपका हृदय बहुत तीव्र गति से धड़कने लग जाता है, कार्डिक आउटपुट, और साथ में आपके हृदय में से जो रक्त का संचार होता है वो भी तीव्र हो जाता है, ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, स्वेटिंग, इससे आपको पसीना आने लगता है, सैलो ब्रीदिंग, छोटी छोटी सांस आने लग जाती है, मेटाबॉलिज्म, आपकी जो पाचन की प्रक्रिया है वो बिगड़ जाती है, टेंसिंग ऑफ मसल्स, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, इनडाइजेशन, आपका खाना पचता नहीं है, लो ब्लड प्रेशर, ETC, और साथ में आपका रक्तचाप भी क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो तनाव के मुख्य क्या क्या नुकसान हैं वो आप देखें। इसमें पहला आता है कि आपकी जो हार्ट रेट है ना, दिल की धड़कन, वो क्या हो जाती है, अचानक बढ़ जाती है, पहला नुकसान तो ये है। तत्काल वृद्धि जिसे आप कहते हैं हृदय गति में। कार्डिक आउटपुट का तात्पर्य है रक्त की जो रक्त संचार की जो क्षमता है ना वो अचानक परिवर्तित हो जाती है। ब्लड प्रेशर जिसे आप रक्तचाप कहते हैं उसमें परिवर्तन आता है। स्वेटिंग, आपको पसीना आने लगता है। सैलो ब्रीदिंग, और साथ में आपको छोटी छोटी सांस आने लगती है, पूरी सांस आप नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, आपकी पाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। टेंसिंग ऑफ मसल्स, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इनडाइजेशन और अपचन या अपाचन की जो प्रक्रिया है वो बन जाती है। लो ब्लड प्रेशर, और आपका जो रक्तचाप है वो कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। ये कुछ तनाव के मुख्य क्या हैं, आपके हैजार्ड्स हैं, खतरे हैं। तनाव के कारण आपके जीवन में ये बीमारियां आप ग्रसित हो सकते हैं। वाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी। पांचवा क्वेश्चन है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हमारे शरीर के लिए कैसे अच्छा है। कॉर्टिसोल हार्मोन से हमारे शरीर में क्या फायदा होता है, देखते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन इज गुड फॉर आवर बॉडी। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के लिए अच्छा है बिकॉज, क्योंकि दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन है, एट नॉर्मल लेवल, जब वो सामान्य स्तर पर रहता है, हेल्प्स टू मेंटेन एक्टिव, तब हमारा शरीर बिल्कुल सक्रिय, हेल्दी और स्वस्थ बॉडी शरीर को क्या करता है, बनाए रखता है। तो जब ये जो हार्मोन है जब सामान्य स्तर पर रहता है ना, तो हमारा जो बॉडी है, शरीर, वो एक्टिव भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। इसका मतलब सक्रिय भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। और इसके अलावा इंक्लूडिंग रेगुलेशन, ये नियंत्रण भी रखता है ऑफ मेटाबॉलिज्म, पाचन प्रणाली का, एंड ब्लड प्रेशर, और किस पर, रक्त नियंत्रण पर या रक्तचाप पर। कॉर्टिसोल हार्मोन की सामान्य स्तर की जो अवस्था है वो आपकी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखती है, साथ में मेटाबॉलिज्म, पाचन प्रक्रिया पर, और साथ में ब्लड प्रेशर पर, जिसे आप रक्तचाप कहते हैं, उस पर भी क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से कॉर्टिसोल हार्मोन आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा है, शरीर के लिए अच्छा है। ये तो बात हो गई कॉर्टिसोल के निम्न स्तर की, यदि कॉर्टिसोल की मात्रा कैसी हो, कम हो। लेकिन यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है। डेस्क्राइब द इम्पैक्ट, उस प्रभाव का वर्णन करो, ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन की उच्च स्तर की बात का, ऑन आवर हेल्थ, हमारे शरीर की स्वास्थ्य के ऊपर। हमारे स्वास्थ्य पर कॉर्टिसोल के उच्च स्तर के प्रभाव का क्या करो, वर्णन। अब यदि कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी शरीर में हार्मोन की, तो क्या होगा। द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की उच्च मात्रा, कैन इंक्रीज, वो बढ़ा सकती है, योर हार्ट रेट, आपके हृदय की गति को, आपकी हृदय गति बढ़ सकती है,
धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ सकती है हार्मोन की, एंड ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, जो इस तरह है, वो भी बढ़ सकता है। और ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विच आर रिस्क फैक्टर्स, ये अपने आप में जोखिम भरी चीज़ें हैं, खतरनाक हैं फॉर हार्ट अटैक, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, हृदयाघात आ सकता है, एंड स्ट्रोक्स, और मस्तिष्क रक्त संचार को क्या हो सकता है, वो रोक सकता है या फिर बढ़ा सकता है, जिसे आप स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का तात्पर्य है मस्तिष्क आघात। जिस प्रकार से आपका दिल काम करना बंद कर देता है, उसी प्रकार से स्ट्रोक में आपका मस्तिष्क काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो इस कॉर्टिसोल के बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, हृदय जो आपकी गति है वो बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल और साथ में ट्राइग्लिसराइड जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ सकता है। जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं और स्ट्रोक आ सकता है। हार्ट अटैक का मतलब हृदयाघात हो जाना, हृदय का काम करना बंद कर देना, और स्ट्रोक का मतलब मस्तिष्क आघात यानी मस्तिष्क का काम करना बंद कर देना। इस प्रकार से जब आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे ये नुकसान कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र, शिथिलीकरण स्नायु तंत्र जिसे आप कहते हैं, बी एक्टिवेटेड, कैसे हम उसे क्या कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। तो स्नायु तंत्र में जो पैरासिम्पैथेटिक या फिर शिथिलीकरण स्नायु तंत्र है उसे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, शिथिलीकरण स्नायु तंत्र, कैन बी एक्टिवेटेड, शुरू किया जा सकता है, व्हेन द थ्रेट, जब वो चुनौती ऑफ और स्ट्रेसर या फिर वो ऐसा बिंदु जो कि तनाव का है, हैज पास्ड, जब गुजर जाता है, और एंडेड या फिर खत्म हो जाता है, तब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपका शरीर शिथिल हो जाता है। तो पहली परिस्थिति तो ऐसी है कि जब आपके सामने कोई थ्रेट आ जाए, कोई चुनौती आ जाए या फिर कोई स्ट्रेसर आ जाए, तनाव कारक, जब वो आपके पास से गुजर जाए या फिर खत्म हो जाए तो आपका शरीर शांत हो जाता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम खुद भी उसे क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और बाय डीपनिंग द ब्रेथ, आपको क्या करना चाहिए, अपनी श्वास को गहरा रखना चाहिए, एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटन मसल्स, और मांसपेशियां जो आपके हड्डियों के आसपास हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, शिथिल कर देना चाहिए। एक तो ये कर सकते हैं कि जब चुनौती या फिर तनाव कारक गुजर जाए तो आपका शरीर शांत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा उपाय यह है, आप खुद स्वेच्छा से क्या करें, गहरी सांस लें और अपनी मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें, शरीर को शिथिल छोड़ दें। इस प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको उस स्ट्रेस से या फिर तनाव से क्या कर सकता है, बचा सकता है। पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र का तात्पर्य यह है कि आपके शरीर को क्या करना, थोड़ा आराम देना, शिथिल कर देना या ढीला कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट, क्या ऐसा परिणाम है ऑफ द रेस्ट एंड रिन्यू, उस विश्राम और तरोताजा प्रक्रिया का इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। हमारे शरीर में विश्राम और तरोताजा की प्रक्रिया का क्या परिणाम होता है। हमारा शरीर जब रेस्ट करता है और अपने क्रियाओं को रिन्यू करता है, पुनर्निर्मित करता है, तो इससे क्या शरीर पर फर्क पड़ता है। द रिजल्ट ऑफ द रेस्ट एंड रिन्यू, इस विश्राम और तरोताजा करने की जो प्रक्रिया है इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में होती है, इस देश उसका फायदा यह है दैट द बॉडी ट्राइज टू हील इटसेल्फ, कि जो शरीर है ना अपने आप को ही पुनः स्वस्थ करने का प्रयास करता है। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब वो क्या होता है, आराम में। आराम में जब होता है तो आपका शरीर खुद को ही क्या करता है, हील करता है। हील का तात्पर्य यहाँ पे है क्या करना, अपने आप में उपचारित करना या फिर स्वस्थ बनाए रखना। इट रिन्यूज इटसेल्फ, ये अपने आप को क्या करता है, तरोताजा भी करता है, नया भी बनाता है, और उस समय वे फील हेल्दी एंड फ्रेश, तब हम बिल्कुल स्वस्थ और तरोताजा क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आप जब सो जाते हैं तो थके रहते हैं सोने से पहले, लेकिन जब आप उठते हैं तो आपको ताजगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने रेस्ट किया है और अपनी एनर्जी को वापस रिन्यू कर लिया है। तो रिन्यू एंड रेस्ट सिस्टम आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में और तरोताजा रखने में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है फॉर द प्रमोशन, उस बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय के लिए स्वास्थ्य। लंबी अवधि के लिए स्वास्थ्य को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, लेखक ये कहना चाह रहा है। फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए या बने रखने के लिए, इम्यून सिस्टम,
हमारा जो रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है इन राइट ऑर्डर वो अच्छी होनी चाहिए, इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए यदि हमें लंबे समय तक स्वस्थ बने रहना है। एक्टिवेटेड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और साथ में जो शिथिलीकरण स्नायु तंत्र है वो भी सक्रिय रहना चाहिए। इन शॉर्ट्स वो आपको ये एक सुनिश्चितता देता है, गारंटी देता है ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ कि आप क्या करेंगे, लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। तो लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के 2 उपाय हैं। पहला तो यह है कि आप में इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा यह है कि आपके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, शिथिलीकरण स्नायु तंत्र जो है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। जब ये 2 परिस्थिति रहेंगी तो आपका शरीर लंबे समय तक कैसा रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स, उन मुख्य घटकों का वर्णन करो ऑफ योगा प्रैक्टिस जो कि योग के अभ्यास में क्या होते हैं, काम में आते हैं। तो योग के अभ्यास के कौन कौन से मुख्य घटक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। द मेन कंपोनेंट्स, वो मुख्य तत्व ऑफ योगा प्रैक्टिस, योग के अभ्यास के आर आसन, आसन हैं। आसन को क्या कहा गया है अंग्रेजी में, डिफरेंट पोस्चर्स, अलग अलग मुद्राएं। अलग अलग मुद्राएं आप देखते हैं, आसन की अलग मुद्राएं होती हैं, जैसे मयूरासन आप जानते हैं, ऐसे कुछ आसन आपने सुने होंगे। इसके अलावा प्राणायाम, प्राणायाम कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स का तात्पर्य यहाँ पे है श्वास की क्या तकनीक, श्वास की तकनीक, श्वास को लंबा लेना, कम लेना, छोटा लेना, अधिक देर तक रखना, बाहर छोड़ना, ये कुछ क्या है, श्वास की प्रक्रियाएं हैं, तकनीकें हैं, जिसे प्राणायाम के नाम से आप क्या करते हैं, जानते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान को मेडिटेशन कहा गया है, एक्सरसाइज यानी अभ्यास। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान की मुद्रा। कई लोग आप देखते हैं संत महात्मा लोग चुपचाप बैठे बैठे ध्यान करते हैं, ईश्वर का याद करते हैं, ये ध्यान की प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। एट एम्प्लॉयज हॉलिस्टिक अप्रोच, और जब वो ऐसा करते हैं तो उसमें संपूर्णता का दृष्टिकोण आता है। संपूर्णता का तात्पर्य यह है कि इसमें आपका सारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। तो योग का अभ्यास करते समय हमें कुछ निश्चित कार्य करने चाहिए, जो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा एक तो हमें क्या करना चाहिए, आसनों पर ध्यान देना चाहिए कि डिफरेंट जो पोस्चर्स हैं, अलग अलग जो मुद्राएं हैं वो हमें सीखनी चाहिए। इसके अलावा प्राणायाम पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स, श्वास की तकनीकी, हमें श्वास किस प्रकार से लें, उसको किस प्रकार से बाहर निकालें, अंदर कितना लें और कितना रखें, कितने देर तक रखें, ये सारी चीज़ें प्राणायाम में सिखाई जाती हैं। और तीसरा है ध्यान, ध्यान को मेडिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में, और इसे कहते हैं ध्यान की मुद्रा। हमें क्या करना चाहिए, शांत स्वभाव से, शांत चित्त से बैठकर क्या करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज, योग का अभ्यास किसे प्रोत्साहित करता है, योग करने से क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ योग, योग का अभ्यास, एनकरेजेज आपको बढ़ावा देता है, एक्सटेंसिव हॉलिस्टिक अप्रोच, एक बहुत ही विस्तृत और संपूर्णता का दृष्टिकोण, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दृष्टिकोण आप अपनाते हैं जब योग करते हैं। क्यों, दैट कंसंट्रेट्स, क्योंकि ये सीधा ध्यान आपका खींचता है ऑन पीस, शांति के ऊपर। ये कहता है कि आपका जीवन कैसा बने, शांत बने, ब्लिस अपने आप में खुशहाल बने, सुखी आप रहें, गुड हेल्थ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हार्मनी आप सामंजस्य के साथ रहें सारे समाज के साथ, एंड ऑल अराउंड फिटनेस, और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। ऐसी स्थिति आप योग में देखते हैं। योग यही आपको क्या करता है, कहता है। तो योग एक बहुत विस्तृत विचार है जिसमें योग करने के तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण बने, ब्लिस सुखी बने, गुड हेल्थ उसके जीवन में क्या आए, अच्छा स्वास्थ्य आए, हार्मनी लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य वो बनाए, एंड ऑल राउंड फिटनेस, और वो पूर्ण रूप से कैसा बने, स्वस्थ बने, चहुमुखी रूप से क्या कर सके, फिटनेस अपने जीवन में बना पाए। तो ये आपके इस 5th लेशन के शॉर्ट साइज के क्वेश्चन आंसर थे, जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना होता है। इसके बड़े क्वेश्चंस के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।